वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम राजभाषा हिंदी के विषय में जानेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रभाषा पे बातचीत कर ली है और संपर्क भाषा का जो छोटा सा विषय है उस पर बातचीत कर ली है। आज हम राजभाषा हिंदी पे बातचीत करेंगे। परीक्षा के लिहाज से ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में ये टॉपिक आपके लिए दोनों जगह महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं राजभाषा हिंदी के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सन 1949 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। देखिए 1949 में जो सी राजगोपालाचारी है, जिनका हिंदी के प्रमोट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इन्होंने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया और संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में इसका जो अनुवाद किया गया वो राजभाषा किया गया। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। 1949 में राजगोपालाचारी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का, तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान सभा में किसने किया, या सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया। तो इस तरीके से आपका प्रश्न परीक्षाओं में बन सकता है। अगली जो है राजभाषा की छोटी सी डेफिनेशन है। लिखा है राजभाषा से तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों, इसके साथ ही साथ न्यायिक जो कार्यकलाप हैं उनके लिए स्वीकृत भाषा है संविधान की तरफ से। अब हम बातचीत करेंगे राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जो प्रगति रही वो किस तरीके से रही। इसके अंदर हम विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लिखा है कि संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी वे इस प्रकार हैं। यानी कि संविधान जब भारत का लागू हुआ, आप कमेंट में बताइए कि संविधान भारत का कब लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो क्या हुई, इन पर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए राजभाषा, सबसे पहले राष्ट्रपति का आदेश क्या है कि 1955 में ये आदेश जारी किया गया कि जहाँ तक संभव हो जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पे राजभाषा हिंदी के एक तरीके की जो उसकी प्रगति रही है, उसके प्रयोग की प्रगति रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये था राष्ट्रपति का आदेश संविधान लागू होने के बाद। इसके बाद राजभाषा आयोग पे आते हैं। तो राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया 1955 में। अब जो इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देखते हैं। 1955 में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, यानी कि राजभाषा आयोग। और इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए उनमें से प्रमुख दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़ी हेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा कहा कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतया दक्षिण की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सुझाव दिए हैं बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जिस आयोग की स्थापना हुई। और इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए वो उन सुझावों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये सुझाव था कि हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। अगला बिंदु है कि 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। आगे लिखा है कि प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला सुझाव था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है कुछ सुझाव थे जो बाला साहब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में
जो 1955 में राष्ट्रपति के ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो बाला साहेब गंगाधर खेर थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई थी और इस आयोग ने राजभाषा के प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए थे उन सुझाव पे हमने बात करी। कुछ और सुझाव यहाँ पे 2-3 बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं जो बाला साहेब की अध्यक्षता में दिए गए। एक दिया गया कि देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला सुझाव था कि हिंदी के विकास का दायित्व तो सरकार की एक प्रशासनिक इकाई पर डालना चाहिए, जिसका किस तरीके से निर्वहन हुआ इस पर हम बातचीत करेंगे आगे। भारत की भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास करने चाहिए। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव थे जो बाला साहेब की अध्यक्षता में दिए गए। अब हम समझेंगे संसदीय राजभाषा समिति का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व तो संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 में जो सुझाव दिए उनको हम देखते हैं। यानी कि संसदीय राजभाषा समिति जो बनी उसने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार हैं। जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर लें तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहें, पहला। दूसरा कि 45 वर्ष के ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। 45 वर्ष के ऊपर की जो उम्र वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनको हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। आगे है कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को ही बने रहने देना चाहिए। आगे उन्होंने सुझाव दिया कि 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाए। अब हम देखेंगे जो उपर्युक्त दोनों सिफारिशें हैं जो बाला साहेब की अध्यक्षता में दी गई और जो संसदीय राजभाषा समिति की तरफ से सुझाव दिए गए, इन दोनों सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया उसको हम देखेंगे। तो राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के उपरांत राष्ट्रपति ने जो आदेश दिए उनको जो प्रमुख बिंदु हैं उनको हम देखते हैं। तो इन दोनों सिफारिशों को देखने के बाद जो राष्ट्रपति ने आदेश दिए वो ये दिए कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी का जो प्रशिक्षण है वो अनिवार्य कर दिया जाए। जैसा कि अभी देखा कि जो संसद की जो संसदीय राजभाषा समिति ने उसने सुझाव दिया था कि 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण से छूट दे देनी चाहिए। तो इस सुझाव को राष्ट्रपति ने आदेश के रूप में बताया कि 45 वर्ष से कम उम्र वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए हिंदी का जो प्रशिक्षण होगा वो अनिवार्य होगा। जैसा समिति ने कहा भी था कि 45 वर्ष के ऊपर वालों को छूट दे दी जाए, तो राष्ट्रपति ने इसके समर्थन में अपना सुझाव दिया, अपना जो आदेश दिया। दूसरा आदेश राष्ट्रपति का है कि अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना रहे। धीरे धीरे हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की व्यवस्था की जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विकास के लिए एक स्थायी आयोग का निर्माण किया जाए, ये आदेश दिया उन्होंने। और कहा कि विधायी आयोग की स्थापना की जाए जो विधि कोश का निर्माण करे ताकि विधि संबंधी जो शब्द होते हैं यानी कि लॉ संबंधी जो शब्द होते हैं वो हिंदी में अनुदित हो सके यानी कि ट्रांसलेट हो सके। अगली महत्वपूर्ण बात कि शिक्षा मंत्रालय हिंदी के प्रचार की व्यवस्था करे। इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय योजना तैयार करे। इस आदेश के तहत 2 आयोगों की स्थापना कर दी गई। कौन कौन से? एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना, दूसरा विधायी आयोग बना। प्रशासनिक तथा विधि साहित्य का अनुवाद होने लगा, साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शुरू हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आदेश दिया राष्ट्रपति ने। इन दोनों उपयुक्त जो सिफारिशें थीं, एक राजभाषा संसदीय समिति ने जो सुझाव दिए थे, इसके साथ ही साथ संसदीय राजभाषा समिति और जो दूसरी जो यानी कि बाला साहेब की अध्यक्षता में जो सुझाव दिए गए थे उन पर जो आदेश दिया राष्ट्रपति ने उन पर हमने बातचीत करी। अब हम देखेंगे राजभाषा अधिनियम 1967 में यथा संशोधित हुआ था। वो क्या था? वो था कि संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, पर इससे ठीक पहले अहिंदी क्षेत्रों, जिसकी मैंने चर्चा की थी कि मैं बातचीत करूंगा जब मैंने राष्ट्रभाषा की बातचीत करी और जब मैंने
संपर्क भाषा की बात करी तो हमने बताया था कि जो आंदोलन हुए थे हिंदी के विरोध में, हिंदी की राष्ट्रभाषा मानने के विरोध में, तो हिंदी क्षेत्रों में विशेषतः पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है ये है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनना था, लेकिन इससे ठीक पहले हिंदी क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए। ऐसी स्थिति में यानी कि उस समय जैसा कि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू उस समय राजनीति में शीर्ष नेता के रूप में थे, तो उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। तो ये ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों को आश्वासन उन्होंने दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसी आश्वासन की पूर्ति के लिए अधिनियम बनाया गया, जिसमें प्रमुख प्रावधान क्या है ये हम देखेंगे। ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, जिसका 1967 में यथा संशोधन हुआ, तो इस अधिनियम के प्रावधान क्या हैं प्रमुख, उन पर हम बातचीत करेंगे। उसमें जो चीज़ें निकल के आई वो ये आई कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। इस आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो किस तरीके से पड़ा वो आप देखिए। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। आगे जो चीज़ें निकल के आई वो ये कि संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ बताया गया कि जब तक हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी को समाप्त करने का संकल्प नहीं ले लेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। तो कुल मिला के जो ये अधिनियम था, या जो अधिनियम बनाया इस आश्वासन की पूर्ति के लिए जो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से दिया गया, तो उसके जो प्रावधान थे उन पर हमने बातचीत करी। तो किस तरीके से हिंदी भाषी क्षेत्रों का हिंदी पर प्रभाव पड़ा उसकी हमने बातचीत करी। अब हम देखेंगे इसमें जो महत्वपूर्ण एक समय निकल के आता है संकल्प 1968 का। 1967 के संशोधन के बाद हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदी एकमात्र भाषा ऐसी बने, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। लेकिन 1967 में जो संशोधन हुआ, जो जैसा कि हमने बातचीत करी इससे पहले, लेकिन वो लोग तो खुश हो गए जो हिंदी भाषी थे कि चलो अच्छा हुआ, हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। लेकिन ऐसे लोगों की चिंता बढ़ने लगी जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया, और वो संकल्प क्या था उसको देख लेते हैं। संकल्प था कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। त्रिभाषा सूत्र लागू करने की जो बात रही, वो संकल्प 1968 का जो है, जो 1967 के आंदोलन के बाद का महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, तो उनमें चीज़ें निकल के आई कि भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र क्या करेगी, लागू करेगी। और इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो आपको हिंदी और तो अंग्रेजी तो सीखनी ही है, इसके साथ एक आपको अन्य भारतीय भाषा सीखनी है, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, यानी कि अध्ययन आपके लिए अनिवार्य होगा। तथा जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जैसे कि तमिल है, तमिलनाडु है और बंगाल है, तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे दक्षिण में, तो वहाँ पे आपकी प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी, यानी कि आपकी प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी तो आपको सीखनी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी का अध्ययन आपके लिए अनिवार्य होगा। तो ये त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी भारत सरकार, ऐसे संकल्प पारित किए गए। अगला जो संकल्प पारित किया गया वो ये कि केंद्रीय सेवा में भी जो भर्ती होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियाँ होती हैं, उसमें हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा, ये निकला। दूसरा कि आखिरी की सरकार 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। तो ये 1968 के कुछ संकल्प थे जिन पे हमने बात करी, जो 1967 से प्रभावित थे। अब हम देखेंगे राजभाषा नियम जो 1976 आया, उसको देखेंगे। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व जो गृह मंत्रालय को दिया। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में एक स्वतंत्र राजभाषा
विभाग हो गया, एक स्वतंत्र राजभाषा डिपार्टमेंट हो गया। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए, और जो उनमें से प्रमुख नियम है उनकी हम आज बात करेंगे। राजभाषा 1976 का नियम, तो इसमें जो नियम निकल के आए, जो 12 नियम निर्धारित किए गए, उनमें जो प्रमुख नियम हैं उनकी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि जो अलग से मंत्रालय बना राजभाषा विभाग, और इसने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रमोशन के लिए कुछ चीज़ें इन्होंने निकाली, सुनिश्चित की, निर्धारित की। वो बातें कौन कौन सी हैं, वो ये हैं, ये बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु आपके इन्हीं से प्रश्न आपके MCQs तैयार होते हैं। तो लिखा कि देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया, यानी कि पूरे भारत देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया, का, खा और गा वर्ग में। देखिए, का वर्ग में ऐसे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है। देखिए, ऐसे राज्यों में आपको पता है यूपी आता है, राजस्थान आता है, बिहार आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, MP आता है। तो इस तरीके से का वर्ग में ये राज्य रखे गए। खा वर्ग में ऐसे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है, लेकिन वहाँ पे पहली भाषा के रूप में उनकी दूसरी भाषा है। जैसे आप पंजाब ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है। तो इस तरीके से ये प्रदेश खा वर्ग में है, जहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज उनकी दूसरी है, लेकिन हिंदी एक तरीके से वहाँ पे समझी जाती है, दोहरे दर्जे की एक भाषा है। ऐसे में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं। गा वर्ग में ऐसे राज्य आते हैं जहाँ पे प्रायः हिंदी जो है वो समझी नहीं जाती। ऐसे सभी राज्य उसमें आ जाते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो सभी राज्य हैं और दक्षिण भारत के 4 राज्य, ये गा वर्ग में आते हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाउसेस थे, सरकारी कर्मचारी, सरकारी जो कार्यालय थे, उनको 3 वर्गों में बांटा गया, का, खा और गा में। तो यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं कि कौन सा राज्य खा वर्ग में आता है, कौन सा राज्य गा वर्ग में आता है, कौन सा किस वर्ग में आता है। तो परीक्षाओं में यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो परीक्षा के लिहाज से आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान है। का वर्ग जहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, यानी कि प्रमुख भाषा, प्राथमिकता हिंदी की है, यहाँ पे बोली, समझी, लिखी सब जाती है। खा वर्ग में वहाँ पे जो हिंदी के स्टेज है वो क्या है, वो एक सिर्फ दोहरे दर्जे की हिंदी भाषा है, यानी कि हिंदी एक दोयम दर्जे की भाषा है, जहाँ पे उनकी प्राइमरी लैंग्वेज कुछ और है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती इत्यादि। गा वर्ग में ऐसे राज्य जहाँ पे हिंदी जो है प्राय समझी नहीं जाती, वहाँ पे उनकी खुद की भाषाएं हैं, जैसे बंगाल में बंगाली है, उड़ीसा में उड़िया है, दक्षिण में अपनी है, कन्नड़, मलयालम इत्यादि। तो इस तरीके से का, खा, गा वर्ग आपको ध्यान में रखना है। परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं निश्चित तौर पर। अगली जो महत्वपूर्ण जो राजभाषा नियम आया 1976 का, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें निर्धारित की गई उनमें था कि का क्षेत्र के पत्रों आदि के लिए निश्चित किया गया कि उनमें हिंदी का प्रयोग हो। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए। खा क्षेत्र के साथ पत्राचार सामान्यतः हिंदी में हो तथा गा क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में ही होता रहे। खा क्षेत्र यानी कि जहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, प्राथमिक भाषा हिंदी है, तो वहाँ पे उनमें जो है आपका हिंदी का प्रयोग हो। जो पत्राचार होता है सरकारी कर्मचारियों का, और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाए। अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है तो हिंदी को उसके साथ में ट्रांसलेशन उसका भेजा जाए। मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो किसी दूसरे अपने कर्मचारी को कुछ भेज रहा है, कोई नियम भेज रहा है पत्र के माध्यम से, तो उसको अगर इंग्लिश में वो भेजना चाह रहा है तो उसके साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जो संबंधित अधिकारी है जिसका सिग्नेचर है वो दोषी पाया जाएगा। तो ये हो गई का वर्ग की स्थिति। खा वर्ग यहाँ पे जहाँ पे हिंदी समझी जाती है, तो यहाँ पे बोला गया जो पत्राचार होगा वो सामान्यतः हिंदी में होगा। खा जहाँ पे हिंदी समझी नहीं जाती, गा जहाँ पे हिंदी समझी नहीं जाती, खा वर्ग जहाँ पे हिंदी समझी जाती है, जैसे कि पंजाबी है, पंजाब है, गुजरात है, जहाँ पे दोयम दर्जे की भाषा हिंदी है। गा वर्ग में ऐसे गा वर्ग यानी कि जहाँ पे हिंदी भाषा प्राय नहीं समझी जाती, तो वहाँ बोला गया जो पत्राचार है वो अंग्रेजी में ही होता रहे, जो पहले से होता आ रहा है। तो ये चीज़ें निर्धारित हुई। आगे बताया कि हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो 1976 के अधिनियम में आता है, राजभाषा नियम में आता है। और इसमें बताया गया कि हिंदी में अगर पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, ये सरकारी डिसीजन था कि तो आपका उत्तर आपको हिंदी में ही देना होगा।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। आगे कि सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ साथ निकाले जाएंगे। इसका दायित्व उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो दस्तावेज होंगे वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएंगे और भेजे जाएंगे, और इसका जो दायित्व दिया गया वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। कि अंग्रेजी में अगर आप भेज रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ उसका हिंदी का ट्रांसलेशन भेजिए। हालांकि गा वर्ग में अंग्रेजी में ही चलता रहेगा, ऐसा बताया। आगे है कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी फॉर्म, नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष महोदय आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक बात है। अगला है कि प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधी नियमों और आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। आगे बढ़ते हैं। 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि का वर्ग में हिंदी का प्रयोग होगा पत्राचार में, लेकिन अगर अंग्रेजी का प्रयोग कर ही रहे हैं आप तो हिंदी का अनुवाद भी भेजें। ये अधिकारियों के लिए था या कर्मचारियों के लिए था। खा वर्ग में पत्राचार बोला कि सामान्यतः हिंदी में ही होगा, और गा वर्ग में बोला कि पत्राचार अंग्रेजी में ही होगा, जहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, द्वितीयक भी नहीं है, और क्योंकि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज उनकी खुद की है और द्वितीयक वो अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तरीके से गा वर्ग में जो पत्राचार होगा वो अंग्रेजी में होता रहेगा। ये नियम आया 1900 जो मैं इस नियम की राजभाषा नियम 1976 की हम बात कर रहे थे। चलिए 76 के बाद राजभाषा की जो प्रगति हुई वो किस तरीके से हुई, इस पर हम बात करेंगे। 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का विश्लेषण विभिन्न मंत्रालयों के अनुसार किया जा सकता है। भारत सरकार के 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में क्या है, संलग्न है। एक तो गृह मंत्रालय जो कि राजभाषा विभाग उसके अधीन आता है, विधि मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय। 3 मंत्रालय ऐसे हैं जो राजभाषा की प्रगति के लिए कार्यों में संलग्न है। अब देखते हैं गृह मंत्रालय का राजभाषा जो विभाग है। राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष अपने उद्देश्य तय करता है तथा सभी मंत्रालयों पर उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाता है। वर्ष के कार्यक्रमों में कई बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में कार्य करने लगे, कितने टंकड़ और आशुलिपिक अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि टंकड़ शब्द का प्रयोग अर्थ क्या होता है और आशुलिपिक का क्या होता है। तो आशुलिपिक अपने तकनीकी ज्ञान का हिंदी में प्रयोग करने लगे। हिंदी के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने कितने कार्य संपन्न किए। इतनी चीज़ें जो है वो गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है ये इतने प्रत्येक वर्ष ये चीज़ें तय करता है, उद्देश्य तय करता है। और देख लेते हैं गृह मंत्रालय हिंदी का राजभाषा विभाग क्या करता है। यह विभाग हिंदी नहीं जानने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है, यानी फॉर लर्निंग हिंदी लैंग्वेज, जिसके लिए इस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए गए हैं। देखिए यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षाओं में बन सकते हैं। देखिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है तो यहीं से आपके MCQ तैयार होते हैं। तो यहाँ से आपके पूछ दिया जाएगा किस विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान आता है, तो वो राजभाषा गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है उसके अधीन आता है, उसने स्थापना की, उसके अंतर्गत आता है। और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे 3 पाठ्यक्रम चलते हैं, बनाए गए हैं, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये परीक्षा में प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। अगला है कि इसी विभाग के अंतर्गत यानी कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की गई, जिसका कार्य प्रशासनिक प्रकार के प्रत्येक साहित्य का अनुवाद करना है। यानी कि जितने भी प्रशासनिक प्रकार के साहित्य हैं यानी कि लिटरेचर हैं उनका क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की जिम्मेदारी हो गई। और ये जो ब्यूरो था ये सरकारी सामग्री के अतिरिक्त सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का अनुवाद भी करता है। इसके अतिरिक्त अनुवादकों को प्रशिक्षण करने का कार्य भी इसी को सौंपा गया है।
यानी कि इसके ये पहला काम तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का ये हो गया कि आपको जो प्रशासनिक प्रकार के साहित्य होते हैं उन सारे साहित्यों का आपको ट्रांसलेशन करना है। दूसरा जिम्मेदारी दी गई कि सार्वजनिक उपकरणों, प्रतिष्ठानों तथा बैंकों की सामग्री का भी अनुवाद आपको करना है। तीसरी इनको जिम्मेदारी दी गई कि अनुवादकों को प्रशिक्षण करना है, यानी कि उनको अनुवादन सिखाना है, उनको अनुवाद करना सिखाना है। तो अनुवादकों को प्रशिक्षण करने का कार्य भी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को मिला, जिसकी स्थापना गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा हुई। राजभाषा विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करके उनमें तालमेल बिठाता है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कामकाज को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ संपर्क बनाए रखकर राजभाषा के विकास में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने बताया कि राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग जो महत्वपूर्ण कार्यान्वित करता है हिंदी के लिए अपने कार्य, उन पर हमने बातचीत करी। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है केंद्रीय हिंदी समिति और मंत्रालयों की हिंदी समितियों की बैठकों का आयोजन करता है ये विभाग, और उनके बीच एक तालमेल भी बिठाता है। इसके साथ ही साथ जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ होती हैं उनके कामकाज को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तरीके के मंत्रालय राजभाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके साथ भी कॉन्टेक्ट बिठाता है, संपर्क बनाए रखकर राजभाषा में जो विकास, राजभाषा के विकास के लिए कार्य करता है। अगला जो विभाग है वो है विधि मंत्रालय, जो कि हिंदी के विकास के लिए कार्य कर रहा है। विधि मंत्रालय का विधायी विभाग मूलतः विधि साहित्य के अनुवाद से संबंधित कार्य करता है। ये विभाग लगभग सारे विधि साहित्य का अनुवाद कर चुका है। इसके अतिरिक्त संसद में आने वाले सभी विधेयक पहले से हिंदी अनुवाद तैयार करके पेश किए जाते हैं। अपनी एक और योजना के तहत अब यह विभाग समस्त विधि अनुवाद को इंटरनेट या निकनेट के माध्यम से, निकनेट जो कि इंटरनेट के समानांतर ही है, के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है हिंदी को प्रमोट करने में विधि मंत्रालय की। आगे आता है हमारा शिक्षा मंत्रालय। तो भैया शिक्षा मंत्रालय जो कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में, और इसके अंतर्गत स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि केंद्रीय हिंदी जो निदेशालय है ये किसके द्वारा किसके अंतर्गत या किसके द्वारा स्थापित है, किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो स्थापित विभाग है वो है केंद्रीय स्थापित जो संस्था है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। वो मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी की संभावनाओं को तलाशने और तराशने में जुटा है। उच्च शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद, स्तरीय पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन, द्विभाषी व त्रिभाषी कोशों का निर्माण आदि तो इसके कार्य हैं ही। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण भी इसका एक प्रमुख कार्य है। ये शिक्षा मंत्रालय यानी कि इस समय का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी है, जो इसके द्वारा स्थापित है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। उसके कार्यों की हमने बातचीत करी। इसके आगे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उस पर बातचीत करते हैं। लिखा है कि इसकी पहल पर सरकार ने वर्ष 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी के विकास तथा शोध कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको पता है हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है महात्मा गांधी के नाम से, वो हिंदी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिंदी के अगर आप शोध कार्य में देखें तो हिंदी के शोध कार्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी एक नए लहजे से हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो हिंदी के विकास में वहाँ के विश्वविद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसी की पहल पर यानी कि इस विभाग के द्वारा इसी की पहल पर सरकार ने वर्ष 1997 में इसकी स्थापना की। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना 1997 में हुई। तो हमने बात करी राजभाषा हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। परीक्षा के लिहाज से ये आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है इतना राजभाषा हिंदी के विषय में कंटेंट। परीक्षा के लिहाज से वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने बात करी राजभाषा हिंदी के परिचय के बारे में, राजभाषा हिंदी के जो प्रयोग की प्रगति थी उसकी बात की, संविधान लागू होने के बाद जो आदेश जारी हुआ उस पर हमने बातचीत करी, और
उसके बाद जो 1955 में राष्ट्रपति के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो इस आयोग की स्थापना की गई, उस आयोग की अध्यक्षता बाला साहब गंगाधर खेर ने की। उस आयोग ने जो राजभाषा के प्रयोग के बारे में सुझाव दिए उन पे हमने बातचीत करी। उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति ने जो सुझाव दिए, क्योंकि इन सुझावों का जो परीक्षण था, यानी कि जो बाला साहब की अध्यक्षता में सुझाव दिए गए, इन सुझावों को परीक्षण करने का जो दायित्व दिया वो संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। और समिति ने 1949 में जो सुझाव दिए उस पर हमने बातचीत करी। फिर ऊपरी जो दोनों सिफारिशें थी, इन दोनों ही सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने अपना आदेश दिया। और उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 पे हमने बातचीत करी, जो 1967 में था संशोधित हुआ। उसमें हमने बात करी कि कैसे हिंदी क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गए। संविधान के उपबंधों के अनुसार ये तय था कि 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन जैसा कि नहीं हो पाया, हिंदी क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गए। फिर नेहरू जी ने क्या बताया कि हिंदी क्षेत्रों को आश्वासन देते उन्होंने कहा कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सहमति प्राप्त की जाएगी। उसके लिए उन्होंने अधिनियम बनाए गए और आश्वासन की पूर्ति के लिए उनके और कुछ प्रावधान तय किए गए, उन पे हमने बातचीत करी। फिर जो संकल्प था 1968 का, जिसका जो 67 में संशोधन हुआ था हिंदी भाषी राज्यों की चिंता को लेके, वो तो उनकी समाप्त हो गई, लेकिन उन लोगों की चिंता बढ़ गई जो देश की एकता के लिए हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। ऐसी जटिल स्थिति में क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों में एक संकल्प पारित किया गया। उस संकल्प पे हमने बातचीत करी। उसके बाद राजभाषा नियम 1976 पे हमने बातचीत करी। इस राजभाषा विभाग की तरफ से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए। उनमें हमने प्रमुख नियमों की बातचीत करी, का, खा, गा वर्गों की बातचीत करी कि किस तरीके से इन वर्गों में हिंदी का इस्तेमाल होगा और हिंदी का अनुपालन होगा। 1976 के बाद राजभाषा की प्रगति पे हमने बात करी और ये हमने बताया कि 1976 से अब तक राजभाषा की प्रगति का जो विश्लेषण है वो कई मंत्रालयों की तरफ किया जा चुका है। और भारत के 3 मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तीनों विभाग राजभाषा की एक तरीके से अगर प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। और इन तीनों राजभाषाओं जो मंत्रालय हैं राजभाषा से जुड़े संबंध, इन पर हमने बातचीत करी कि किस तरीके से ये विभाग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इतनी बातें कुल मिलाकर मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि राजभाषा हिंदी के विषय में कौन कौन से पहलू आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। इससे पहले हमने राष्ट्रभाषा पे बात कर ली है, संपर्क भाषा के बारे में बातचीत कर ली है। इससे पहले हमने हिंदी के विकास से संबद्ध जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके विषय में बातचीत कर ली है। हमारी एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक दीर्घकाल तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उन पर हमने बातचीत कर ली। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। इसके साथ ही साथ हमने विभिन्न जो पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं, चाहे वो भारत भारती हो, चाहे वो सलाका हो, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, इन सारे ही पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कारों पे हमने बातचीत करी है। इनको पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं पे हमने बात करी है। ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के तौर पे मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य पुरस्कार शीर्षक से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।